नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेजर हेल्थ एंड एजुकेशन स्कीम्स एंड रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स प्लस करंट अफेयर्स से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेन्स एज वेल एज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. But before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has launched India's most comprehensive UPSC test series. Now you can practice till you crack it. We at Unacademy will provide 80 tests every year, out of which 50 will be prelims and 30 will be the mains based test. In these tests, we will be providing 18 topic wise tests and for the prelims perspective, and these tests are curated as per changing UPSC pattern and curated by Unacademy's top educators. These tests are worth rupees 10,000 rupees, but we have a special offer. These tests will be provided for free if you take 1 year subscription and onwards on Unacademy Plus. This offer is valid till 30th June 2021. Make sure you take your subscription before 30th June. Links are given below in the description box. Do not forget to use the code ARPITA10 to get 10% off on your subscription. ARPITA10 to get 10% off. So today we'll be talking about the major health and education schemes और current से related जो reports आपके हैं, latest reports. When I'm saying the current affair related part, it majorly refers to the जो 1 से 1.5 साल के बीच में भी जो हाल ही में जो न्यूज़ में काफ़ी सारे जो स्कीम्स और रिपोर्ट्स रही हैं, स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन स्कीम्स और जो रूरल एंड अर्बन एरिया में डेवलपमेंट प्लस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने के लिए मदद करती हैं, आज उनकी बात करेंगे. सो विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द हेल्थ पार्ट. हेल्थ में अगर हम देखें तो देखिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन रिसेंटली इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर in a pilot mode in 6 union territories. Now, the NDHM is a voluntary healthcare program that aims to reduce the gap among the stakeholders such as doctors, hospitals, citizens, etc. by connecting them in an integrated digital health infrastructure. In the previous lecture, we also you were taught about the public health infrastructure. पब्लिक हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए, बिकॉज 30% पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है, बाकी का आपका प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है. पीएचएस को बचाने के लिए और अच्छे से और स्ट्रेंथन करने के लिए एनडीएचएम जैसे जो मिशन है, जो स्कीम्स हैं, वो बहुत इसमें कारगर आती हैं. इसका अगर हम विजन के बारे में बात करें, इट इज़ टू क्रिएट अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात हो, नॉट जस्ट प्राइमरी हेल्थ ट्रीटमेंट, बट उसे हम वाइडन अप कर पाएँ और एफिशिएंट बना पाएँ, एक्सेसिबल कर पाएँ, अफोर्डेबल कर पाएँ इन अ टाइमली एंड सेफ मैनर. The scheme will be initially rolled out in the Union Territories of Chandigarh, Ladakh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Puducherry, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. अब अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे आपका हेल्थ आईडी का फंक्शन हो गया, डिजी डॉक्टर की फैसिलिटी हो गई, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्स, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, EMR जिनको कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं, कंसेंट मैनेजर एंड गेटवे, ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं. तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो है हेल्थ आईडी का. इट इज़ बेसिकली अ रिपोजिटरी ऑफ ऑल दी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन. आप इसको एक डेटा कलेक्शन सेंटर के तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मेडिकल टेस्ट हो गया, जो इंडिविजुअल है उसे पहले या उनको जो पहले प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं, डायग्नोसिस जो हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है, इट ऑल कैन बी क्रिएटेड वॉलंटरी बाय एवरी इंडियन सिटीजन. द सेकेंड वन इज डिजी डॉक्टर. इट इज़ अ सिंगल अपडेटेड रिपोजिटरी of all the doctors enrolled in nation with relevant details, जैसे कि उनका नाम, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस एरिया में वो स्पेशलाइज करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उनका, और उनका एक्सपीरियंस जो है, एंड अदर डिटेल्स. देन वी हैव द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर विच इज़ अ सिंगल रिपोजिटरी ऑफ ऑल द हेल्थ फैसिलिटीज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन द कंट्री. देन पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो देयर, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसमें हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी रखी जाएगी एक इंडिविजुअल की, विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि क्लाउड पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, वाइल बीइंग मैनेज्ड एंड शेयर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल. Also, the electronic medical records, which is the EMR, is a digital version of patient's chart which contains patient's medical and treatment history from a single health facility. Also, the consent manager and gateway, the exchange of health information is enabled by the consent manager and gateway, where health records can only be issued, viewed with the patient's consent. अगर आप NDHM के फीचर्स को अच्छे से एग्जामिन करेंगे, यू विल फाइंड दिस वन थिंग कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जितने भी आपका डेटा है, स्पेशली जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है, जो इंडिविजुअल की या पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड है, एंड प्लस द डॉक्टर्स डेटा,
उसको एक सिंगुलर यूनिट में कंपाइल किया जा रहा है और एक सेम गेटवे के रूप में यूज़ करा जा रहा है। NDHM का जो मेन जो फंक्शन या फीचर आप समझ सकते हैं, जो कोर लाइन प्रिंसिपल है, इट इज़ टू यूनाइट ऑल द डेटा, इट इज़ टू कलेक्ट एंड कंपाइल ऑल द डेटा, जिससे कि जब हम गेटवे का इस्तेमाल करें या कंसेंट मैनेजर जैसी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें तो वह ईजिली जो है हम उसको एक्सेस कर पाएँ। बिकॉज अगर आप इंडिया में बात करें पब्लिक हेल्थ सिस्टम में या इवन पुलिसिंग सिस्टम में, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन और डेटा को रखा जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो होती है रिपोजिटरी की, डेटा कलेक्शन की और डेटा एक्सेसिंग की। इससे डेटा कलेक्शन और डेटा एक्सेस दोनों ही आसान हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ। देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से क्वारंटीन और लॉकडाउन की वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी काफ़ी देखने को मिले। Widespread psychological distress has been recorded in various COVID-19 affected countries, affecting overall mental health of people, और इंडिया भी इससे बच नहीं पाया है। In India, even the Mental Health Care Act of 2017 provides for mental health care and services for person जो mental illness के शिकार हैं, and also to protect and promote and fulfill the rights of such person during the delivery of mental health care and services। अगर WHO की माने, एक एस्टिमेट के मुताबिक मेंटल इलनेस मेक्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल डिजीज कंडीशन अराउंड द वर्ल्ड, जो कि बहुत एक मेजर रोल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है मेजर पार्ट इसको अराउंड 15% इसको कवर अप करता है मेंटल इलनेस। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट? द एक्ट विच गोज बाय द नेम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। देखिए, पहला जो प्रोविजन है, it is that the right of person with mental illness, every person shall have the right to access mental health care and treatment from mental health services run or funded by the appropriate government at an affordable price। ये भी आपका पब्लिक हेल्थ सर्विस में ही आएगा। इट इज़ ऑल्सो फ्री फॉर होमलेस एंड बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिविजुअल्स। इसका एक प्रोविजन एडवांस डायरेक्टिव्स में भी है, given by mentally ill persons regarding her treatment and who shall be her nominated representative, that also comes as the advance directive in one of the provision of this act। Then is the central and state mental health authority। These bodies are required to regulate various provision relating to mental health establishment professionals, या वो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स के रूप में हो या फिर अदर इशूज़ भी इसमें ही आएगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको नोट करनी है, और ये मेंस आंसर राइटिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है, प्लस प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन के आ सकता है, कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट है 2017 का, उसमें सुसाइड जो था वो अब अगर हम आज की बात करें, प्रोविजन की बात करें, नाउ सुसाइड हैज़ बीन डीक्रिमिनलाइज्ड। यानी कि अगर एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ जिनकी अच्छी नहीं है, वो अगर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और फॉर्चुनेटली वो बच जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंडिविजुअल को मेंटली इल ट्रीट किया जाएगा एंड दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल, या उनका जो ये पूरा जो सिचुएशन है उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, एज इट वाज द अंडर सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मेंटल हेल्थ पर क्वेश्चन आ सकता है, सोसाइटी के पेपर में, GS1 में भी बात करें, एथिक्स में भी ये पूछा जा सकता है, प्लस ऐसे में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली राइट दिस डाउन दैट सुसाइड इज डीक्रिमिनलाइज्ड नाउ। Now, the Mental Health Review Commission is also one of the provision of this act, that it will be a quasi-judicial body that will periodically review the use of and the procedure for making advance directives and advise the government on protection of the rights of mentally ill person. Then the next one is that the Mental Health Review Board to protect the rights of person with mental illness and manage advance directives, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि जिनको मेंटल इलनेस होती है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, देयर राइट्स कैन बी jeopardized नॉट बाय सम आउटसाइड फोर्स बट इवन इन द सोसाइटी दे आर लिविंग इन, और उनकी मेंटल हेल्थ को हो सकता है वो किसी स्पिरिचुअल या फिर किसी मेटाफिजिकल इवेंट के साथ रिलेट करें, और उनको सोशली एम्पावर करने की जगह और सोशली गिराया जाए। ऐसे केस में मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी के रूप में सामने आता है, जो कि केवल एडवांस डायरेक्टिव्स नहीं देंगे बल्कि ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे इंडिविजुअल्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करेंगे जो कि मेंटल इलनेस से ग्रसित हैं। नाउ द हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट वाज आल्सो देयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2020 के अराउंड आपका ये दिस रिपोर्ट आल्सो केम, एंड द रिपोर्ट का जो डेटा है, it was collected from July 2017 to June 2018, so it is very new and it is in the current affairs. So it was released by the Ministry of Statistics and Program Implementation
और इसका जो डेटा है वो जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 का डेटा है, जिसके ऊपर कलेक्टेड डेटा के ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाई गई. इट वॉज द पार्ट ऑफ द 75th round of national sample survey, and the total expenditure on health by center and states for the financial year 2020 was 1.29% of the GDP of total public expenditure. Center share was 25%. यानी कि center spend less as public health and sanitation are state subjects. अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आपका आता है इंडियाज विजन 2035 फॉर द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस. रिसेंटली नीति आयोग ने इसको वाइट पेपर पे जो है रिलीज करा है, जिसको कि विजन 2035 बोला गया है. इट लेज आउट इंडियाज विजन 2035 फॉर द पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ 3 टायर्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम. देखिए, इंटीग्रेशन की ही बात आपको NDHM में भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर डेटा एक्सेस, डेटा कलेक्शन को एक रिपोजिटरी की फॉर्म में और एक गेटवे को कंस्ट्रक्ट किया जाता है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जहाँ पर हम एक तरीके से एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में, एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म के थ्रू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से काम कर पाएँ. बिकॉज इंटीग्रेशन की इंडिया जैसे बहुत बड़े कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सिमिलरली इंडियाज़ विजन 2035 फॉर द PHS यानी कि पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस के अंदर भी आपका इंटीग्रेशन का पार्ट आता है, जिसमें 3 टायर्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इंटीग्रेट करा जाएगा आयुष्मान भारत के अकॉर्डिंग. इट लेज द फाउंडेशन फॉर इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस ऑफ बोथ कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. Now some more features are that to make India's public health surveillance system more responsive and predictive to enhance preparedness for action at all levels, जैसे कि हम COVID-19 की सिचुएशन में भी देख चुके हैं. Citizen friendly PHS system will ensure individual privacy and confidentiality enabled with a client feedback mechanism. Also, it will provide regional and global leadership in managing events that constitute a public health emergency, just like your COVID-19 और ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जिस तरीके की जो पेंडेमिक की सिचुएशन अराइज होती हैं. प्लस इसमें डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म और ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा, नॉट जस्ट अक्रॉस इंडिया बट ऑल्सो एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, जिससे कि डिजीज डिटेक्शन, प्रिवेंशन, कंट्रोल और इवन स्टैटिस्टिक्स जो हैं कि कितने पेशेंट्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ अगर कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल है, वो उनका जो स्टैट्स है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसको भी हम एक लेवल पर शेयर कर पाएँ, ऐसा मैकेनिज्म भी विजन 2035 में आता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज आरोग्य पथ. It is a web-based national healthcare supply chain portal to provide real-time availability of critical healthcare supplies, and it will serve the manufacturers as well as the suppliers and customers. And आरोग्य पाथ जैसे जो वेब पोर्टल्स हैं आपको काफ़ी बार न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में भी देखने को मिलेंगे. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दैट, बिकॉज आरोग्य पथ is a web-based program which will also web-based portal which will also help, just like in the COVID-19 situation we have witnessed in the past 2-3-4 months, जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा मांग है और जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन जैसी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बार देखने को मिलती हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट आहाना. इट इज़ अ प्लान इंडिया विच इज़ एन NGO नेशनल प्रोग्राम वर्किंग टूवर्ड्स एन एड्स फ्री जनरेशन. इसके कुछ पार्टनर्स भी हैं जो कि प्लान इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया जिसको कि GFA-TM भी कहा जाता है. इसका जो फोकस है वो ज़्यादातर इट इज़ टू प्रिवेंट पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन अमंग वुमेन इन मोस्ट वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जहाँ पर एड्स का ट्रांसफर नॉट थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन बट इट डायरेक्टली इज इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड. इस तरीके के जो ट्रांसमिशन होते हैं जहाँ पर पेरेंट टू चाइल्ड एड्स का ट्रांसफ़र होता है, ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को रोकने के लिए प्रोजेक्ट आहाना सामने आया है. दिस इज ऑल्सो इन द करंट अफेयर पार्ट. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स एंड द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन. इसमें सबसे नया, सबसे जो करंट में है, इट इज़ द स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, जिसको कि स्टार्स प्रोजेक्ट भी कहा जाता है. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द स्टार्स प्रोजेक्ट अंडर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, and it seeks to support the states in developing, implementing, evaluating and improving interventions with direct linkages to improved education and outcomes. देखिए, ये आपका बिल्कुल टॉप टू बॉटम अप्रोच का बेस्ट एग्जांपल है स्टार्स प्रोजेक्ट, बिकॉज इसमें स्टेट्स की सपोर्ट जो है उसको सीख किया जा रहा है. ऑल्सो द ओवरऑल फोकस एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्टार प्रोजेक्ट्स आर अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द NEP 2020, जिसमें क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स को माना गया है.
ये टोटल प्रोजेक्ट जो है आपका 6 स्टेट्स में कवर किया गया है, जिसमें कि आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड ओडिशा है. एंड अराउंड 25 करोड़ स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 6 to 17 in 15 lakh schools and over 1 crore teachers will benefit directly from this program. It will be implemented as a new centrally sponsored scheme under Department of School Education and Literacy, जो कि आता है आपका Ministry of Education के अंडर. And the project cost is shared between World Bank and participating states. The World Bank support is in the form of result based financing instrument, जिनको कि program for result कहा जाता है. You can definitely find this kind of question in the test series as well as in the mock test that you might be giving in the upcoming prelims exam, जिसमें कि आपको program for result का meaning directly पूछा जाएगा. These questions are very easy and you might even find these kind of questions in the state PCS exam. तो आपको simple जहाँ पर भी program for result पूछा जाए, it is basically a finance instrument which is now being used by the World Bank as well as in the Indian participating states as far as the STARS project is concerned. Now the next one is Prime Minister Research Fellowship Scheme, जिसको कि PMRF scheme भी कहा जाता है. It was launched for a period of 7 years, जो कि 2018-19 यानी कि 2018-19 की beginning में start हुआ, for improving the quality of research in various higher educational institutions of the country. Under this scheme वे सभी इंडिविजुअल्स और स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में हैं बीटेक के या फिर किसी भी इंटीग्रेटेड एमटेक या फिर एमएससी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स फ्रॉम IITs, NITs, triple IITs and other institutes will be offered direct admission in PhD programs in IITs and Indian Institute of Science. With attractive fellowship, research grant, it will seek to attract the best talent into the research. The next one is the Annual Status of Education Report 2020. It was recently the 15th Annual Status of Education Report was released by the NGO Pratham. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी NGO है. Plus, this report is an annual survey that aims to provide reliable annual estimates of children's schooling status. Children's schooling status और स्कूल में जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है इवन एज फार एज योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज कंसर्न, जिसको कि MPI भी कहा जाता है. प्लस इट ऑल्सो कवर्स द बेसिक लर्निंग लेवल्स ऑफ ईच स्टेट एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, जिससे कि हम रिलेटिव सेंस में डिवाइड कर सकें. बट यू शुड रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, अर्बन एरियाज आर नॉट कवर्ड. Schooling status is recorded for children in the age group of 3 to 16 and children in the age group of 5 to 16 are tested for their ability to read simple text and to basic arithmetic. Except for 2015, this report has been conducted every year since 2005. So you should also remember that. Now what are the findings? देखिए अगर हम बात करें चिल्ड्रन यानी कि स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट की, it shows a small shift in enrollment from private to government schools across all grades and among both girls and boys. The second finding is that children not currently enrolled are that it found 5.3% of rural children aged 6 to 10 years had not yet enrolled in school this year in comparison to just 1.8% in 2018. यानी कि हमारा जो रिजल्ट है प्रॉपर एनरोलमेंट स्टेटस और स्टैट्स एज फार एज द रूरल एरियाज एंड द स्टूडेंट्स studying in those institutions is concerned, it is very less. Now the access to learning materials and activities, a higher percentage of private school children received learning materials activities as compared to government school children in the same grades. So these are some findings that you can also write in your mains exam. Now the next report is Global Education Monitoring Report 2020. It was recently published by UNESCO and Global Education Monitoring Report 2020 titled Inclusion and Education. और इसका जो आज का मोटो है आपको ये भी पता होना चाहिए. 2020 की जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, इट्स मोटो वाज फॉर दिस ईयर 2020 नॉट 2021 बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक. 2020 इज द लेटेस्ट वन. इसका मोटो है ऑल मीन्स ऑल. प्लस इंटरनेशनल डिक्लेरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑल्सो देयर, जिसके अंडर आपका SDG 4 यानी कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, which aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all is there. You should also remember that in 2006 UN Convention on the Rights of Person with Disability was there, which is also known as the CRPD. It guaranteed the right to inclusive education, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो individuals हैं उनको education की stream में include कर सकें. Now India specific findings की अगर इसमें बात करें, India has used a mix of all the three systems.
यानी कि आपका जो रेडियो है, टीवी है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर एजुकेशनल कंटिन्यूटी, स्पेशली एज फार एज द ईयर 2020 वाज कंसर्न. सो दीज आर द स्पेसिफिक इंडिया से रिलेटेड जो है आपकी फाइंडिंग्स. Now, Yukti, which is also known as the Young India Combating COVID with Knowledge, Technology and Innovation 2.0 web portal, it was launched by the Ministry of Education, and it will help to systematically assimilate technologies having commercial potential and information related to incubated startups in our higher education institutions. इससे startup culture, startup India जैसे जो schemes हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा. Plus, this portal will also ensure कि हम जो startup culture है, we are not just trying to amalgamate the current situation with respect to the people who are the graduates or post graduates, but also वो इंडिविजुअल जो अभी स्कूल में है. नाउ द नेक्स्ट वन इज रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स. देखिए, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट की अगर बात करें करंट के हिसाब से, तो देखिए सबसे बड़ी जो दो प्रॉब्लम्स सामने आई हैं स्पेशली इन द कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन वाज द माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस एंड द अर्बन पुअर क्राइसिस. Now, very important is the Unorganized Workers Social Security Act of 2008. It provides social security to all unorganized workers, including domestic workers. It also provides formulation of social security schemes, जैसे कि आपका डिसेबिलिटी कवर हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कवर हो जाता है, हेल्थ और मेटर्निटी बेनिफिट जैसे, प्लस ओल्ड एज प्रोटेक्शन जैसी चीज़ जो है वो भी आपके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008 में डायरेक्टली आती हैं. The state government are mandated under Act to formulate suitable welfare schemes for the unorganized sector, including domestic workers on matters relating to life and disability cover, as I told you earlier, health and maternity benefits, old age protection, employment injury benefits, housing, relating to provident fund, education related schemes for children, and skill upgradation of workers. You can definitely quote this act and the Act of 2008 when you might face any mains writing question or in the prelims or in the answer writing session related to migrant workers. Now similarly, COVID-19 पैंडेमिक में एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम माइग्रेंट वर्कर्स के बाद देखने को मिली वो थी अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन पुअर की. द डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक ऑन अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स इंक्लूडिंग देयर माइग्रेशन फ्रॉम सिटीज टू देयर नेटिव प्लेस brought the focus issues of the urban poor. India's urban population has rapidly over the last century, अगर हम 25 मिलियन से 1901 में अगर हम बात करें, it has grown to 377 million in 2011, which constitute around 31.2 staggering percentage of the total population in the country. You can definitely use this data down in your answer writing sessions, in your mains answer writing practice tests, because data is something that provides authenticity in your answers, that provides structure to your answer. You should and you must use all these datas. Now, according to Census 2011, 17.7% of urban population comprising 65 million people are living directly or indirectly in slums. But employment guarantee program can strengthen the right to life, which is enshrined in Article 21. And also, अगर हम बात करते हैं the development of urban poor, जिसको कि जॉबलेस ग्रोथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी नोडल एजेंसी सेंटर लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन. सो इवन इफ इन द प्रीलिम्स एग्जाम और इन एनी ऑफ द स्टेट पीसीएस एग्जाम इफ यू आर इनकाउंटरिंग एनी सच क्वेश्चन जो कि अर्बन पुअर पर बात करता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द स्कीम और इट्स ऑब्जेक्टिव्स, द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि अगर अर्बन पुअर से रिलेटेड कोई भी आपकी स्कीम आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट स्कीम और द नोडल एजेंसीज एट द सेंटर विच इज रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू मेक and implement those scheme is basically your Ministry of Housing and Urban Poverty Elevation that might provide you edge in the exam. So you must remember all these datas and the acts and the reports and the schemes that I've told you in this lecture as far as your prelims as well as mains is concerned from both UPSC and state PCS perspective. And this was all for today. Unacademy, let's crack it.